बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो तमाम तर सोर्सेज ऑफ एनर्जीज हैं जो कन्वेंशनली या ट्रेडिशनली इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन अपकमिंग फ्यूचर में या अब भी आप देखें तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इस सेंस में डिवाइस हो चुकी है कि हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज से जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस करते हैं और उसे अपने डेली यूज़ में इस्तेमाल करते हैं। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में जो सबसे पहला सोर्स ऑफ एनर्जी हम डिस्कस करेंगे वो है एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। टाइडल एनर्जी, या जिसे आप मद्दो जज़र भी जानते हैं कि समंदर की लहरों में या समंदर के पानी में जो एक उतार और चढ़ाव पैदा होता है, और ये उतार चढ़ाव पैदा होता है या चांद की ग्रेविटेशनल पुल से या सूरज की ग्रेविटेशनल पुल से। चूंकि हमारा और चांद का डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, लिहाजा चांद की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे ज़मीन के पानी पर ज़्यादा गहरा असर डालती है बनिस्बत सूरज के। टाइडल एनर्जी को समझने के लिए पहले एक छोटी सी बात आपने समझनी है कि ज़मीन पर जो पानी है इसको बिल्कुल एक इलास्टिक रबर बैंड की तरह इमेजिन करें। अगर ज़मीन के गिर्द कोई चांद एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर इट्स मोस्ट प्रोबेबल के हर तरफ या हर जगह पर जो पानी का तवाजुन है वो बिल्कुल एक जैसा कायम होगा। लेकिन अगर हम ये जो लेयर मैं ऊपर बना रहा हूं ये पानी को रिप्रेजेंट कर रही, अगर यहां पर कोई ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट है जैसे जमीन के गिर्द चांद है, तो इस चांद की वजह से जो स्ट्रक्चर ऑफ वाटर बनेगा वो कुछ यूं बनेगा कि पानी का उभार हो जाएगा चांद की तरफ और पानी का जो लेवल है वो अप एंड डाउन साइड्स पे रिड्यूस कर जाएगा। अब इसको हम फर्दर ये भी देखेंगे कि यहां पर डैम्स क्रिएट करने से क्या सिचुएशन क्रिएट होगी। अब इसी तरह अगर ये चांद गर्दिश करता हुआ इस पॉइंट पर आ जाएगा तो पानी अपनी स्ट्रक्चर को चेंज कर लेगा। अब पानी का उभार इस साइड पर ज्यादा और इस साइड पे कम होगा। मैंने आपसे पहले कहा कि पानी को इलास्टिक रबर बैंड की तरह इमेजिन करें कि जब उसको एक तरफ से खींचा जा रहा है तो ये ऑपोजिट साइड से भी दूसरी तरफ खींचता जाएगा। यानी एक वक्त में जिस तरफ चांद है या जिस जगह पर चांद है उस जगह पर पानी का उभार और बिल्कुल उसके मुखालिफ सिमत में जो पानी का उभार है वो बढ़ जाएगा, और जो उसकी एडजेसेंट साइड्स होंगी वहां पर जो पानी का उभार है वो कम हो जाएगा। अब इस चीज को हम एक एनिमेशन के थ्रू भी देखते हैं कि आप देखें ये चांद की गर्दिश के साथ साथ मुसलसल पानी का बहाव या पानी का उभार जो है वो चेंज हो रहा है। अब सूरज की वजह से भी ग्रेविटेशनल राइज और फॉल है, मगर उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा माइनर है। अब हम यहां पर एक चीज देखते हैं कि जिस जगह पर हाई टाइड क्रिएट होती है उसे कहते हैं स्प्रिंग टाइड, और जिस जगह पर लो टाइड क्रिएट होती है उसे कहते हैं नीप टाइड। स्प्रिंग हाई लेवल ऑफ टाइड है और नीप जो है वो लो लेवल ऑफ टाइड है। अब इसको इस इमेज में देखने की कोशिश करें कि जहां पर चांद की एग्जिस्टेंस है, लेट्स से चांद इस पॉइंट पर है, तो पानी का लेवल जो है वो राइज करेगा। अब यहां पर हम डैम या टरबाइन लगाकर इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स से कि जब चांद इस जगह पर है, ये पानी का उभार है। अब इस जगह पर पानी का लेवल हाई हो जाएगा तो समंदर, जिस तरफ समंदर है वहां पर पानी का लेवल ज्यादा है, हम डैम में पानी स्टोर करके फिर उसको
घुमाकर, टरबाइन घुमा के, टरबाइन से जनरेटर घुमा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, जब पानी बहुत ज्यादा फ्लो कर जाएगा तो हम पानी को ऑपोजिट साइड पर भी स्टोर कर सकते हैं। सो उतनी देर में क्या होगा कि चांद गर्दिश करता हुआ इस पॉइंट तक आ पहुंचा होगा। अब इस पॉइंट पर चांद के आने से जो पानी का लेवल है वो इस तरीके से शिफ्ट हो चुका होगा, यानी जहां पहले पानी का लेवल ज्यादा था अब वहां पानी का लेवल कम हो जाएगा, और उस ड्यूरेशन में हम लोग पानी खुद स्टोर भी कर चुके हैं। सो अब हम इसी पानी को ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवाएंगे। अगेन टरबाइन घूमेगी, टरबाइन से जनरेटर की शॉप घूमेगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइडल एनर्जी, simply we can store or de-store the water and we can run the turbines and generators to create electrical energies. So ये मद्दो जजर या टाइडल एनर्जी जो है इसे पानी स्टोर करके बिल्कुल हाइड्रल एनर्जी की तरह आने वाले वक्त में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर दूसरी चीज है एनर्जी फ्रॉम वेव्स। वेव्स और टाइड्स में क्या फर्क है? टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं जब ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून या सन एक्ट करती। वेव्स जो हैं ये समंदर में मुसलसल हवा के चलने से या समंदर के अंदर किसी तरह से कोई अर्थक्वेक एक्टिविटी की वजह से ये मुसलसल प्रोड्यूस होती रहती। और आपने देख रखा है कि जो समंदर की सतह है ये कभी भी रेस्ट पर नहीं होती, ये मुसलसल राइज और फॉल के प्रोसेस से गुजरती है। अब यूं कहना है कि समंदर की जो सतह है वो अपने अंदर काइनेटिक एनर्जी रखती। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ओशन सरफेस या वेव्स को इस्तेमाल करके हम ऐसे इक्विपमेंट्स बना सकते हैं जो इस काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। जैसे एक क्रिएशन है प्रोफेसर सॉल्टर्स आइडिया, जिसे सॉल्टर्स डक भी कहते हैं। इस सॉल्टर्स डक के दो पार्ट्स हैं, एक कहलाता है बैलेंस फ्लोट जिसकी वजह से ये सतह समंदर पे बैलेंस होता है, और एक कहलाता है डक फ्लोट जिसमें ये एबिलिटी है कि बैलेंस फ्लोट उस पे अप एंड डाउन मूवमेंट प्रोड्यूस कर सकता है। ये मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ सॉल्टर डक्स आप कह सकते हैं कि समंदर की सतह पर बड़े से पाइप्स हैं। इनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना यूज होता है कि मुसलसल इसके अप एंड डाउन मूव करने से या सिंपल इसके मूवमेंट से हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस को यूं कंबाइन किया है कि जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सो सॉल्टर डक्स जैसी इक्विपमेंट्स या डिवाइसेस को हम सीरीज में कनेक्ट करके कम से कम साहिल समंदर पर यूज होने वाले जितनी भी बिजली की जरूरियात हैं उनको पूरा कर सकते हैं। तो प्रोफेसर सॉल्टर्स आइडिया इज दैट कि इस जगह पर जहां से मुसलसल अप डाउन या सर्कुलर मूवमेंट क्रिएट हो सकती है, यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मदद से, चूंकि इस बैलेंस फ्लोट ने मुसलसल अप डाउन मूव करना है सतह समंदर पर, लिहाजा यहाँ पे मुसलसल जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। अब एक अकेली जो डिवाइस या कंपोनेंट है ये बहुत ज्यादा बिजली पैदा नहीं कर सकता, लेकिन इस जैसी बहुत सी डिवाइसेस सीरीज में कनेक्ट करने से हम एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ एनर्जी या नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, द एनर्जी फ्रॉम सन। तकरीबन 99% हमारी जमीन पर जो एनर्जी की एग्जिस्टेंस है वो सूरज की वजह से। हमें बायोमास एनर्जी मिल रही है तो सन की वजह से, हमें विंड एनर्जी मिल रही है तो सन की वजह से, हमें टाइडल एनर्जी मिल रही है तो वो भी, उसमें भी सन का पार्ट है। इसी तरह हमें अगर लेट्स से फॉसिल्स एनर्जी मिल रही है तो वो सूरज की जमीन पर दी जाने वाली एक्टिविटी की वजह से मिल रही। अब सन या सूरज ये हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। इट इज अ बॉडी with approximately 2 into 10 to the power 30 kilogram of mass, and in every second millions of kgs of mass is burning from sun, in a result of which light energy is being produced, और वही लाइट एनर्जी फिर हमारे सरफेस तक पहुंचती। अब जमीन के ऊपर एक एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में पर यूनिट एरिया जो लाइट एनर्जी हमें हासिल होती है उसकी जो इंटेंसिटी है वो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है। यहां पर मैं थोड़ा सा यूनिट को एक्सप्लेन कर दूं कि पावर पर यूनिट एरिया यानी वॉट पर मीटर स्क्वायर, इट इज नेम्ड एज इंटेंसिटी। सो ये जो सोलर कांस्टेंट है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ये बेसिकली पावर पर यूनिट एरिया यानी इंटेंसिटी ऑफ
जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ। इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा। आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े नोट्स कर रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद सनलाइट है, लेकिन एटमॉस्फेयर के बाद जब ये लाइट मजीद एंटर होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो इसको कुछ डिसएडवांटेजेस का सामना करना पड़ता है। यानी लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ पार्ट जो है वो स्कैटरिंग की वजह से, जैसे हम कहते हैं कि ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग फिनोमेना। सो वो इंटेंसिटी जो हम टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर पे हासिल करते हैं, वो हम टॉप ऑफ द ग्राउंड पे हासिल नहीं कर पाते। ग्राउंड पे जो लाइट हमें रिसीव होती है दैट इज अबाउट 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। बट स्टिल रिमेंबर द सोलर कांस्टेंट वैल्यू इज नॉट 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, इट इज 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। अब सनलाइट जो है, इसके 3 बेसिक पर्पसेस जो हैं वो यहां पर लिखे हैं। पहला पर्पस है सोलर एब्जॉर्बर का। सोलर एब्जॉर्बर क्या है? सोलर एब्जॉर्बर ये है कि आप एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करें जिस सिस्टम के ऊपर आप ब्लैक कोटिंग कर दें। अब हमने बेसिक साइंस में पढ़ा हुआ है कि ब्लैक कलर एब्जॉर्ब्स मच ऑफ द हीट एनर्जी। अब आप देखें कि इसका सरफेस जो है वो डल ब्लैक सरफेस रख दिया जाए और इसके अंदर से पानी के पाइप गुजारे जाएं और इसे लेट से आप छत पे रखते हैं, सूरज की रोशनी में एक्सपोज करते हैं, तो यहां तक पॉसिबल है कि इसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए। अब 70 डिग्री सेल्सियस तक आप पानी को हीटअप करके ये जो हॉट वाटर है इसे डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है इफेक्ट ऑफ सोलर एब्जॉर्बर। फिर हम डिस्कस करते हैं सोलर रिफ्लेक्शन। सोलर रिफ्लेक्शन जो है उसका कानून ये है कि जैसे हमारे पास एक कनकेव मिरर हो, उस मिरर पे कोई लाइट फॉल करेगी तो वो फोकस की तरफ रिफ्लेक्ट होगी, इसी तरह फोकस की तरफ रिफ्लेक्ट होगी। अब साइंटिस्ट ने इस चीज का क्या हल निकाला कि बड़े बड़े सोलर रिफ्लेक्टर्स जो है वो इन द शेप ऑफ कनकेव मिरर्स उन्होंने इंस्टॉल किए, और जिस पॉइंट पर उन कनकेव मिरर्स का फोकल पॉइंट है वहां से उन्होंने पानी के पाइपलाइंस गुजार दी। यूं कह लें कि ये वाटर पाइप्स हैं।
अब आप सब जानते हैं कि लाइट जब भी रिफ्लेक्ट होगी वो सारी की सारी फोकस्ड होगी इन पाइप्स पर, और फोकसिंग के बाद इन पाइप्स में जो पानी होगा वो उसको स्टीम में कन्वर्ट करेगी, और फिर वही प्रिंसिपल रिपीट होगा कि स्टीम से टरबाइन, टरबाइन से जनरेटर, और जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये भी सोलर रिफ्लेक्शन का एक केस है कि हम बहुत प्लेन, बहुत एफिशिएंट किस्म के कनकेव मिरर्स डिजाइन करते हैं, लाइट उन पे फॉल करती है और फिर यहां पर लाइट डिटेक्टर्स में एंटर होती। अब तीसरी चीज आती है सोलर पैनल्स या फोटोवोल्टेइक सेल्स भी जिन्हें कहा जाता है। फोटोवोल्टेइक सेल इनडायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ लाइट नहीं है, जैसे यहां पर डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही, लाइट पहले पानी को स्टीम अप कर रही है और फिर स्टीम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो फोटोवोल्टेइक सेल या जिसे सोलर सेल भी कहा जाता है, ये सिलिकॉन वेफर्स या सिलिकॉन चिप से बना हुआ ऐसा सरफेस है कि जिसपे जैसे ही सूरज की लाइट फॉल करेगी इट विल डायरेक्टली बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब सोलर पैनल्स ने हमारे बहुत से टेक्नोलॉजिकल इश्यूज जो है उनको रिजॉल्व किया, जैसे जमीन के गिर्द घूमती हुई सैटेलाइट को मुसलसल जो एनर्जी हासिल हो रही है वो सोलर रिफ्लेक्टर्स की या सोलर पैनल्स की वजह से हो रही है। इसी तरह जमीन पर दूर अफ्तादा इलाकों में जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाती वहां पर सोलर पैनल जो है वो काम कर सकते हैं। जहां कहीं बहुत बुलंदी पर हमें कोई चीज इंस्टॉल करनी है, लेट्स से वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम के लिए किसी दूर दराज इलाके में हमें कोई चीज इंस्टॉल करनी है, तो फिर वहां पर भी हम सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी फ्रॉम बायोमास। बायो स्टैंड्स फॉर लाइफ, mass the material that we obtain from life या life organisms। बायोमास से हासिल होने वाली एनर्जी दो बेसिक टाइप्स में डिवाइड होती है, एक डायरेक्ट कंबस्शन और एक फर्मेंटेशन। डायरेक्ट कंबस्शन को आप कह सकते हैं कि इट इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और फर्मेंटेशन आप कह सकते हैं इट इज द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। डायरेक्ट कंबस्शन में बायोमास से हासिल होने वाला मटेरियल, लेट्स से जो एनिमल डंग है या फिर जो फसलें हैं या उनकी बाकियात हैं, उनको आप O2 की मौजूदगी में जलाकर उससे आप वाटर बॉयल कर सकते हैं, वाटर बॉयल से स्टीम, फिर स्टीम से टरबाइन, और टरबाइन से आप जनरेटर और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। जबकि फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में गलने सड़ने का प्रोसेस या डीकम्पोजिशन का प्रोसेस जो है वो क्रिएट होता है। इस प्रोसेस से हमें बायोफ्यूल्स जैसे एथेनॉल, मेथनॉल जैसे इंग्रेडिएंट्स जो है वो हासिल हो सकते हैं। बायोफ्यूल्स जो हैं ये अपकमिंग फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आने वाली या बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी से हो सकता है कि कल कला को हम अपने व्हीकल्स जो हैं उनको रन कर सकें। अब डाइजेस्टर टैंक जो है वो इस फर्मेंटेशन की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि एनिमल डंग को एक बड़े से डाइजेस्टर, एक बड़े से टैंक में प्लेस किया जाता है और फिर उसको बिल्कुल हवा बंद कर दिया जाता है कुछ अरसे के लिए। इस एनिमल डंग में बैक्टीरियल प्रोसेस के तहत मीथेन गैस प्रोड्यूस होना शुरू होती है। जब वो गैस बहुत ज्यादा एक्सेस प्रेशर क्रिएट कर लेती है तो हम यहां से वाल्व ओपन करके इस मीथेन गैस को घरों तक तरसील कर सकते हैं, क्योंकि यही मीथेन गैस हमारे घरों में आती है जिसे हम सुई गैस के नाम से भी जानते हैं, और इसी गैस से हम बर्निंग प्रोसेस जो है उसे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी इज द एनर्जी फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ। अब जमीन की जो साख्त है ये बिल्कुल बॉइल्ड एग जैसी, बॉइल्ड एग जैसी इसलिए कि इसमें 3 बेसिक लेयर्स होती हैं, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। अब ये क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये जो 3 लेयर्स हैं, कोर बिल्कुल सेंट्रल लेयर और ये पिघली हुई चट्टानों, लोहे और निकल की शक्ल में एग्जिस्ट करती। जो मेंटल है ये दरमियानी साख्त की है, कहीं से ये सख्त है और कहीं से नरम है, और क्रस्ट वो हिस्सा है जहां पर हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, एंड इट इज द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं कि कोर टेम्परेचर
ऑफ अर्थ इज अबाउट 6000 केल्विन। यही टेम्परेचर सूरज के सरफेस का भी टेम्परेचर है और यही टेम्परेचर हमारी जमीन के इंटीरियर का टेम्परेचर है। अब हमने एक रूल पढ़ा है कि हरारत जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ शिफ्ट होती। सो व्हाट हैपन्स कि जमीन का जो कोर है वो चूंकि बहुत ज्यादा हॉट है तो उससे हीट एनर्जी अपवर्ड उठती है और वो हीट एनर्जी चट्टानों को पिघलाती है और जमीन की रेजिडुअल हीट एनर्जीज को या रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। तो दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज कन्वेक्शन, क्योंकि फ्लूइड्स में से जो हीट का पास करना होता है वो ड्यू टू कन्वेक्शन होता है। अब दिस हीट मेल्ट्स रॉक क्रिएटिंग लावा एंड मैग्मा। लावा और मैग्मा ये पिघली हुई चट्टानों का जो है वो क्रिएशन है। रीजंस फॉर जियोथर्मल एनर्जीज, यानी जियोथर्मल एनर्जी की मेजर रीजंस ये हैं। एक तो रेडियो एक्टिव डिके, ये भी बहुत ज्यादा एनर्जीज लेकर अपवर्ड मेंटल और क्रस्ट की तरफ आता है और जमीन को हीट अप करता है। रेजिडुअल हीट ऑफ द अर्थ के इसी हीट एनर्जी से जो चट्टानें पिघल कर ऊपर की तरफ आती हैं वो हमारे पास कुछ किलोमीटर डेप्थ में जाके वो हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है। जैसे 10 किलोमीटर डेप्थ में हम 200 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब इस 200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से हम क्या कर सकते हैं, अक्सर पावर हाउसेस जो हैं वो ऐसी जगहों पर लगाए जाते हैं जो वॉल्केनिक रीजन्स हो, जहां पर आतिशफशानी पहाड़ हो या जहां पर थोड़ी सी गहराई में जाकर जमीन एक अच्छी खासी हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सकती। अब वहां पे क्या किया जाता है कि पाइप्स जो हैं वो जमीन में पास किए जाते हैं, वहां पर पानी को गुजारा जाता है इस तरीके से कि पानी को पाइप में से गुजार कर वापस हम एक चैम्बर तक लेकर आते हैं। यानी जो ठंडा पानी है वो यहां से हीट एनर्जी लेगा, हीट एनर्जी लेके स्टीम अप होगा, उस स्टीम से आगे फिर टरबाइन, फिर जनरेटर और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, इस इमेज के बारे में यहाँ पे कंप्रेशन ऑफ मटेरियल्स के जमीन में जो मटेरियल्स की कंप्रेशन है या हाई प्रेशर और टेम्परेचर सिचुएशंस हैं वो वाटर और रॉक्स का जो कांटेक्ट है उसको भी डिस्टर्ब करता है। फिर जमीन के अंदर एक बड़ा जबरदस्त फिनोमिना है गीजर। ये जो इमेज अभी आप देख रहे हैं कि जमीन पर वॉल्केनिक रीजन्स में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां कुछ कुछ वक्फे के बाद मुसलसल पानी या स्टीम जो है उसका अखराज होता है और ये जो गर्म पानी है इसको हम गीजर का नाम देते हैं और इसी गर्म पानी के आइडिया से जो घरों में इस्तेमाल होने वाला गीजर है वो यूज होता है। ऐसी जगहों पर भी साइंटिस्ट ने पावर हाउसेज यूज किए हैं कि इस स्टीम को टरबाइन और फिर टरबाइन से जनरेटर जो है उसको रन करने में से काम लिया जाए। लेकिन ये जो गीजर्स हैं इनके इंटरवल्स एक तो डिफाइंड नहीं होते, दूसरा मुसलसल जब हम इनकी स्टीम को यूज करते रहते हैं तो इनके इंटरवल्स में या इनके रिपीटिंग पैटर्न्स में फ्लक्चुएशंस आती हैं। लिहाजा ये कोई सूटेबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उन्हें कंसीडर नहीं किया जा सकता। इन शॉर्ट जियोथर्मल एनर्जी में सबसे बेसिक चीज ये पावर हाउस है कि एक तरफ से आप पानी को एंटर करें, पानी स्टीम अप हो, उस स्टीम से आप टरबाइन, जनरेटर और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। 6 पार्ट है कि एनर्जी फ्रॉम विंड, वो इलाके जहां पर बहुत ज्यादा हवा तेजी से चलती रहती है हम वहां पर बहुत बुलंदी पर ये विंड टरबाइंस लगा सकते हैं। ये फैन तकरीबन 30 to 40 मीटर्स तक बड़ा हो सकता है और इस हिस्से के अंदर सेम उसी तरह टरबाइंस और जनरेटर्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं। सो इस फैन के मुसलसल घूमने से टरबाइन जनरेटर की शाफ्ट को घुमाती है और जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके, तो विंड टरबाइंस या विंड एनर्जीज या विंड मिल्स जहां लगी होती हैं उसके सराउंडिंग एरियाज में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो एनर्जी फ्रॉम विंड इज ऑल्सो अ बेनिफिशियल कन्वेंशनल सोर्स, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आते हैं हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट as you remember it was 1.4 kilowatt per meter square. In one day the number of spring tides, एक मुकम्मल दिन में यानी चांद के चक्कर कंप्लीट करने में, देखें अगर चांद इस जगह पर है तो आपको इस पॉइंट पर एक दफा स्प्रिंग टाइड मिलेगी,
फिर जब चांद ऑपोजिट डायरेक्शन पे आएगा आपको तब भी अपने इलाके में स्प्रिंग टाइड मिलेगी. सो इन वन डे द नंबर ऑफ स्प्रिंग टाइड्स एज वेल एज द नंबर ऑफ नीप टाइड्स आर 2. एनर्जी फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड इज द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम टाइड्स. ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो टाइडल एनर्जी क्रिएट करती है जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. टाइडल पुल ऑफ द मून कैन डिस्टॉर्ट कॉन्टिनेंट्स पुलिंग अप एंड डाउन अप टू. हमारी जमीन पर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 बरे आजम हैं. और ये बरे आजम कहा जाता है कि जब आज से करोड़ों साल पहले ये सातों के सातों अलग अलग हुए बरे आजम पहले जमीन पर एक ही खुश्की का बड़ा हिस्सा थे जो टूटकर अलग होते होते अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से डिफरेंट लोकेशंस पर एग्जिस्ट करते हैं. सो चांद की जो ग्रेविटेशनल पुल है वो हर कॉन्टिनेंट को तकरीबन 25 सेंटीमीटर पर ईयर तक जो है वो पुल कर सकती है. फॉर ऑब्टेनिंग सोलर एनर्जी ड्यूरिंग सनलाइट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बैटरीज ऑफ निकल एंड कैडमियम. ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट बैटरीज हैं जो सोलर पैनल्स के साथ कनेक्ट की जाती हैं, निकल कैडमियम बैटरीज. सनलाइट, एयर, सॉइल एंड वाटर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये सब दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हैं अपने आप को नेचर में. द सेम क्वेश्चन, द रिसोर्सेज दैट आर इनएग्जॉस्टिबल एज दे आर रिप्लेस्ड बाय नेचर. वो सोर्सेज जिन्हें नेचर दोबारा से रिप्लेस कर देती है, ऑब्वियसली दे विल बी नेम्ड एज रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ. अब डायरेक्ट कन्वर्जन है तो डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी इज डन बाय फोटो इलेक्ट्रिक सेल या इन्हें फोटो वोल्टेक सेल्स भी कह सकते हैं. सोलर एनर्जी कैन बी यूज टू कुक फूड इन अ सोलर कुकर. सोलर कुकर का प्रिंसिपल भी सेम इसी तरह है कि किसी कनकेव मिरर के किसी पॉइंट पर यहां पर सोलर कुकर्स जो हैं वो प्लेस किए जाते हैं सच दैट सनलाइट डायरेक्टली हीट अप द कुकर, और इस कुकर में हम एडजस्टमेंट के साथ जो खाना है उसे गर्म कर सकते हैं. सोलर एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग ऑफ वाटर थ्रू सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम. सेम वही प्रोसेस, कनकेव मिरर्स और फोकस से हम पाइपलाइन गुजारेंगे पानी की, और जितना पाइप एक्सपोज होगा फोकसिंग लाइट पर उतनी ज्यादा जो हीट है पानी में वो प्रोड्यूस की जा सकती. द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑफ वाटर इज नोन एज. पानी की ताकत से जो बिजली पैदा होती है उसे हम नाम देते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का. सो दैट्स ऑल अबाउट द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज. थैंक यू. हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक. सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं. सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें. उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं. कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने topgrade.tk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं. इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं. जैसे अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं. और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं. जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है. अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है. अगर हम गौर करें, देखेंगे ई-कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट, पंजाब के और ईटा के भी, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल.
आप किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है जो कि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये इंटरकेमिकल का पास क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस है, इसमें ओवरऑल ये देखिए इसमें अगर आपने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुक मार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तरीके शुरू पे या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएफएस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा वो आपको गाइड कर रहे हैं। हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज